टू सिविल वाला चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर घटनासार की सीरीज स्टार्ट की गई थी और आज की घटनासार की सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर क्या है, यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 जारी किया गया है। तो इसका मतलब ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है और किसके, यूपी में जो पब्लिक एग्जाम होते हैं उनको लेके ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इसमें क्या बात की गई है कि जो लोग पेपर को लीक कराते हैं उनको मिनिमम 2 साल की सज़ा और मैक्सिमम आजीवन कारावास की सज़ा भुगतनी होगी और इसमें 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात भी की गई है। ठीक है, अब इस अध्यादेश का पूरा नाम क्या है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश। ये नाम भी पूरा याद रखना है। अब ये कब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बैठक में इसको मंजूरी दी गई, तो 25 जून को इसको मंजूरी दी गई। ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, अब इस एग्जाम में कौन कौन से मतलब एग्जाम इंक्लूड होंगे कि किन किन को इस अध्यादेश के अंदर रखा जाएगा। तो अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय और कोई प्राधिकरण के एग्जाम हैं, तो इन सबको इस अध्यादेश के अंदर लाया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या है, तो आप मुझे स्टेट का जो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत इशू किया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये मैंने सेंटर का यहाँ पे लिख दिया है, स्टेट का आपको बताना है। आगे चलते हैं। इसमें जो डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या कोई शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए कोई एग्ज़ाम होता है उन पे भी ये लागू होगा। और इससे मतलब मान लो किसी एग्ज़ाम को कराने में जितना पैसा खर्च होता है और वो एग्ज़ाम लीक हो गया तो उसका पैसा किससे वसूला जाएगा, तो जो सॉल्वर गिरोह होगी उससे वो पैसा वसूला जाएगा। ठीक है, और उनकी संपत्ति की कुर्की भी होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो ये सिंपल है, इतना कुछ नहीं, बस इतना क्या याद रखना है, 25 जून याद रखना है। सॉल्वर गिरोह से पैसा वसूला जाएगा और उनकी संपत्ति की कुर्की भी होगी। ठीक है, ऑर्डिनेंस आपको कमेंट करके बताना है कि ऑर्डिनेंस स्टेट में गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत इशू करता है। अगले पे चलते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य पर है। तो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उसने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उनको जोड़ दिया है, तो मतलब उत्तर प्रदेश उसमें शीर्ष पर आया है। तो इसमें केवल इतना ही याद रखना है कि ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में जितने भी स्टेट हैं उसमें उत्तर प्रदेश हमारा शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उत्तर प्रदेश के पास नंबर किसका आता है, गुजरात का। तो बस इतना ही याद रखना है, उत्तर प्रदेश और सेकंड नंबर पे गुजरात बस। और तीसरे पे तमिलनाडु भी लिखा हुआ है, तो हमें तीनों याद कर लेते हैं। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ने में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के नाम बताइए, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर, आरती जी को अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो आरती जी कौन है, बहराइच जिले की रहने वाली हैं, क्या करती हैं, ई रिक्शा चलाती हैं, कितने साल की हैं, 18 साल की हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, अमन क्लूनी अवार्ड। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला उसी तरह से आपको पढ़ना भी होता है कि आप खुद से क्वेश्चन करते रहिए कि अच्छा कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं, इनको क्यों अवार्ड मिला है। रिक्शा चलाती हैं ये और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया है, ई रिक्शा चलाती हैं, इसलिए उनको लंदन के प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। बस इसमें इतना याद रखना है। अब जो रिक्शा चलाती हैं वो पिंक ई रिक्शा है, इसका मतलब वुमेन से रिलेटेड पिंक एसोसिएटेड किया हुआ है हमने। ठीक है ना। अब ये जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस में हुआ था। तो आरती जी का नाम याद रखना है, बहराइच जिले की हैं, इनको अमन क्लूनी अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने रिक्शा चला के वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया था। ठीक है, अब इनको जो रिक्शा प्रोवाइड किया गया था वो इंपॉर्टेंट है, वो कैसे प्रोवाइड किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम क्या है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत क्या किया जाता है, पिंक ई रिक्शा प्रोवाइड किया गया और इन्होंने चलाया तो वुमेन इससे एम्पावर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और आप ई रिक्शा परचेज कर लीजिए। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे, आरबीआई ने क्या किया है, पूर्वांचल शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो पूर्वांचल शहरी बैंक कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की थी। याद रखना है कहाँ की, गाजीपुर की। और लाइसेंस कौन कैंसिल करता है, बैंकिंग अथॉरिटी सबसे बड़ी कौन है हमारे यहाँ, आरबीआई है, तो उसी ने लाइसेंस कैंसिल किया है। अब कोई तो वजह रही होगी लाइसेंस कैंसिल करने की कि उस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। मान लो उसके पास बहुत सारे कस्टमर पैसे जमा करने आ गए, अब जब विड्रॉ करने आ रहे हैं तो वो वापस नहीं कर पा रही, तो इस चक्कर में आरबीआई को लगा ये तो पैसे वापस नहीं कर पाएगी, तो इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया आरबीआई ने। ठीक है, इससे क्या होगा, सार्वजनिक हितों की रक्षा होगी, पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा होगी इससे। अब ये देखिए बैंक का काम क्या होता है कि उसमें रुपए डिपॉजिट करें और उससे हम रुपए निकाल सकें। तो
ये बेसिक बैंक की गतिविधियां होती हैं, इन्हीं चीज़ों को वो नहीं कर पा रही थी, इसीलिए लाइसेंस रद्द किया गया। अब आपको एक चीज़ समझने वाली है कि मान लो आपने किसी बैंक में पैसे जमा किए और वो बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, तो आपके पैसे तो खराब हो गए, आपके पैसे तो मर गए, एक तरीके से आपको वापस नहीं मिले। नहीं, एक कंडीशन है, एक संस्था है DICGC, जो इस केस में इसका रोल आ जाता है। जैसे आपके अगर पैसे जमा है और बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है, तो DICGC क्या करती है, आपके पैसे का इंश्योरेंस करती है। और जब आप पैसे बैंक में जमा करते हो, चाहे आपने कितने भी जमा किए हो, ये आपको 5 लाख रुपए तक तो वापस दे देगी। जैसे आपने मान लो किसी बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए और वो बैंक बंद हो गई, तो आपको DICGC संस्था 5 लाख रुपए तक तो दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो इसका मतलब 5 लाख का इंश्योरेंस ये करती है। ठीक है, अगर आपने जैसे 2 लाख जमा किए तो आपको कितने देगी, 2 लाख देगी, फिर 5 लाख नहीं देगी, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो 5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा करती है ये। ठीक है, क्या संस्था का नाम है? DICGC। क्लियर? आगे चलते हैं। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर बना है। तो यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर कहाँ बना है? CSIR के का एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, लखनऊ में। अब आपको कमेंट करके बताना है ये इंस्टीट्यूट कब बना था। मैंने क्यों पूछा ईयर, क्योंकि यूपी का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर बना है। एरोमा मतलब खुशबू वाला। ठीक है, जैसे जिन फसलों से खुशबू आती है, जिन पेड़ पौधों से खुशबू आती है, उसके लिए क्लस्टर बना है। तो इस CIMAP का आपको ईयर बताना है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसने ऐसी फसल बनाई है जो कि इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए CIMAP ने क्या किया है, एक पुदीना की किस्म भी बनाई है, CIM उन्नति। तो पूछा जाए CIM उन्नति क्या है, तो एक पुदीना की किस्म है। इससे क्या होगा, पौधों के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है। मतलब जो CIM पुदीना है उसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं लगेंगे और बीमारियों से भी उसकी रक्षा रहेगी। तो किसने बनाई है? CIMAP, लखनऊ वाली संस्था ने। किसकी संस्था है? CSIR की। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश में टोटल अब कितने GI टैग हो गए हैं? 75 GI टैग हो गए हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म है इसकी। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है? तो तमिलनाडु। ठीक है, अभी अब जो 6 उत्पाद दिए गए हैं उसमें एक बहुत न्यूज में, तिरंगा बर्फी। तो अगर पूछा जाए कि तिरंगा बर्फी को मतलब GI टैग कहाँ से मिला है, किस डिस्ट्रिक्ट से मिला है, तो वाराणसी। याद रखना, तिरंगा बर्फी को वाराणसी। कैसे याद रखोगे? मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, तो मोदी जी तिरंगा पहन के प्रचार कर रहे हैं, मतलब तिरंगा के टाइप का कपड़ा पहन के प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो तिरंगा बर्फी क्या हो गई? वाराणसी हो गई। आगे चलते हैं। देखिए जो GI टैग दिया जाता है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। याद रखना, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब GI एक्ट आया था, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। ये ईयर नहीं भूलना, ईयर भी पूछा जाता है। 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। इन सब चीज़ों को रेगुलेट कौन करता है GI से रिलेटेड? तो इंडिया में है DPIIT, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के अंदर उद्योग संवर्धन एंड आंतरिक व्यापार विभाग आता है, ये इसको रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इतना याद रखोगे। आगे चलते हैं। यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, UPSC में एक क्वेश्चन आया था, आपको ये बताना है कि GI एक्ट जो हमने पास किया है, ये हमने वर्ल्ड की कौन सी बॉडी के कंप्लाइंस में पास किया है? WTO के कंप्लाइंस में कि WIPO के? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये UPSC का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। हो सकता है रिपीट हो जाए अपने एग्जाम में, तो कमेंट जरूर करना है। आगे चलते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश के 6 GI टैग दिए गए हैं। एक तो आपको याद हो गया तिरंगा बर्फी, अभी मैंने बताया मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो बनारस से है। आगे मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये कहाँ से है? ये भी बनारस की है, ये आपको याद रखना है। थारू कढ़ाई का कहाँ की, किस जिले का GI टैग है? लखीमपुर खीरी का। तो कैसे याद रखोगे? थारू मतलब थल में क्या कर रहे हैं हम? खीर खा रहे हैं। थल मतलब जो थाली नहीं होती हमारी, तो थारू से थाली में हम खीर डाल के खा रहे हैं, तो खीर मतलब लखीमपुर खीरी। आगे चलते हैं। बेंत और बांस शिल्प कहाँ का है? बरेली का है। जरदोशी शिल्प कहाँ का है? ये भी बरेली का है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर बात करते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये कहाँ का है? पिलखुवा हापुड़। तो देखिए हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये पूछा जा सकता है, पिलखुवा हापुड़ भूलना नहीं है। एक सेकंड, आगे चलते हैं। तो आपने ये 6 याद कर लिए। इसमें बस आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हापुड़ है ना, हापुड़ याद रखिए आप, क्योंकि हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का।
ठीक है। और यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। वैसे इस समय सबसे यूपी का छोटा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है और ये यूपीपीसीएस 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये सब याद रखना है। आगे चलते हैं। नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। नईमा खातून कौन बनी है, पहली वाइस चांसलर बनी है, कहाँ की, एएमयू की, ठीक है। और इनके नाम को मंजूरी किसने दी, द्रौपदी मुर्मू जी ने दी, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनके नाम को मंजूरी दी। और कितने साल के लिए बनी है, 5 साल के लिए बनी है, भूलना नहीं है। और 70 वर्ष तक के लिए रहेंगी, ठीक है, जो 70 साल तक के लिए, जब तक इनकी उम्र 70 साल नहीं हो जाती तब तक रहेंगी। और 5 वर्ष के लिए बनी है, जो भी पहले होगा उसके अकॉर्डिंग ये रहेंगी। आगे लिखा हुआ है, एएमयू को 1870 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपको क्या याद रखना है, एएमयू का पुराना नाम क्या था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब बना था, 1877 में। और किसने बनाया था, सर सैयद अहमद खां ने, याद रहेगा। अब देखिए यहीं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सर सैयद अहमद खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में, तो उसका नाम क्या था, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। भूलना नहीं है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसकी है, सर सैयद अहमद खान की। कब बनाई थी, 1888 में, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं। वाराणसी में 7वीं ISARC समिति की बैठक हुई। तो ISARC क्या है, एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है, किसका, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो कहाँ पे है ये, वाराणसी में है, याद रखना, वाराणसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये आपका फिलीपींस में है। और इसका एक साउथ एशिया का रीजनल सेंटर है, वो कहाँ पे, वाराणसी में है। यहाँ पे मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को हेड किसने किया था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, अजय कोहली। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें राइस के बारे में आगे लिखा हुआ है, चावल के बारे में। तो देखिए जब हम चावल की खेती करते हैं तो हमें खेत को पूरा भर देना होता है पानी से, तो उसकी वजह से बहुत मेथेन एमिशन होता है। क्या, मेथेन एमिशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि चावल की जब हम खेती करते हैं तो उसकी वजह से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। तो इसके ऑल्टरनेटिव में हम कुछ इको फ्रेंडली क्रॉप बना रहे हैं, इको फ्रेंडली तरीके बना रहे हैं जिससे चावल उगाएं। उनके नाम क्या है, सीधी बुआई वाले चावल, डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस DSR, और वैकल्पिक गीले तथा सुखाने जैसी सर्वोत्तम कृषि विज्ञान एवं प्रबंधन प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के इको फ्रेंडली चावल की फसलें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कम से कम मेथेन एमर्ज हो, क्योंकि मेथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए, जो आपका CH4 है, मेथेन है, ठीक है। जब हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री से भी मेथेन गैस निकलती है, और मेथेन गैस क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो एनिमल हस्बेंड्री हम पशुपालन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक करंट अफेयर साथ ही साथ आप यहाँ पे भी याद कर लीजिए कि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी बर्फ टैक्स लगाया है। बर्फ टैक्स क्या होता है, जो भैंसें जुगाली करती हैं ना, जो रौंत करती हैं, उसकी वजह से मेथेन गैस निकलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड ने बर्फ टैक्स लगाया। तो वहाँ के किसानों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो उसको इस टैक्स को वापस लेने पड़ा। तो इसको इंग्लिश में बर्फ भी बोलते हैं, जो जुगाली करती हैं, ठीक है ना। तो उसने अब वो टैक्स वापस ले लिया। तो ये एग्जाम में पूछ लेगा कि बर्फ टैक्स किसने लगाया, मतलब जुगाली पे कर किसने लगाया, तो न्यूजीलैंड ने लगाया था, बट अब वापस ले लिया, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। कानपुर में सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया किसने, कानपुर की एक संस्था है DRDO की, DMSRD, इसने क्या बनाया, सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई, ये आपको याद रखना है। अब देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट से रिलेटेड एक साइंस का फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनती है, केवलर मटेरियल, केवलर पॉलीमर की बनती है, ठीक है ना। ये कई बार यूपीपीसीएस ने अपने साइंस के टॉपिक पे पूछा हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनती है, केवलर की बनती है। और अगर पूछा जाए अभी DRDO की किस संस्था ने बनाया है, तो कानपुर की संस्था ने बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। कानपुर, ये क्या है, DMSRDE, एक कानपुर में प्रयोगशाला है DRDO की, तो आप याद रखोगे, क्लियर। आगे चलते हैं। IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। तो हाईटेक डेटा चिप किसने बनाई है, IIIT कहाँ का है, प्रयागराज का है, ठीक है। अब डेटा चिप से क्या होगा कि जो भी गोपनीय डाटा है उनकी सुरक्षा की जा सकती है, डेटा सिक्योरिटी की जा सकती है, महत्वपूर्ण डेटा को जो प्राइवेसी है हमारी उसको सिक्योर किया जा सकता है। और ऐसे जो मोबाइल यंत्र हैं जो ख़राब हो गए हैं, कंप्यूटर वगैरह, उनसे भी हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और इन चिप का कई जगह हम यूज भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, ठीक है। और ये चिप का आकार बहुत छोटे होने की वजह से कम पावर लेती है। तो आपको क्या याद रखना है, एक चिप बनाई है और जो कंप्यूटर वगैरह इन सब में यूज़ हो जाएगी और डेटा सिक्योरिटी भी रहेगी उसमें, और इंडिया के IIIT प्रयागराज ने बनाई है, क्लियर।
आगे चलते हैं, पहला स्वदेशी क्रैश फायर इंजन, पहला स्वदेशी क्रैश फायर इंजन कहाँ पे बना है? नोएडा की फर्म भारतीय एमएसएमई ने बनाया है। ठीक है, बस इसमें याद रखिए कि पहला क्रैश फायर इंजन किसने बनाया है? नोएडा की फर्म इंडियन भारतीय एमएसएमई ने बनाया है। तो अब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ गई होगी, क्रैश फायर क्या है? तो देखिए, क्रैश फायर एक तरीके से इंजन है। जैसे आपने देखा होगा कई बार पेड़ों में पानी दिया जाता है ऊपर से, तो जेट के थ्रू जाता है, एक ट्रक होगा और उससे उसके थ्रू पानी जा रहा होगा ऊपर, तो स्पीड से, बहुत प्रेशर से जा रहा होगा। तो ऐसे जो इंजन है ना, वो मतलब इसमें यूज़ होते हैं। जैसे फायर फाइटिंग वालों के पास जो जेट होता है, वो भी क्रैश फायर इंजन का काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये इंडिजीनियस बना है। अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, अब ये इंडिजीनियस है। ठीक है, स्वदेशीकरण की बात कर रहा है, देखो लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब स्किल दिया जाएगा कितने लोगों को? 61,000 छात्रों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे? प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रवीण नहीं भूलना है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो 61,000 छात्रों को प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और वो भी मुफ्त प्रोवाइड किया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसमें 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी। किस किस क्षेत्र में? आईटी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है? स्किल से रिलेटेड है, इतना याद रखना है। अब इसमें जो छात्र आएंगे वो गवर्नमेंट स्कूल से भी आएंगे और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से भी आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन बने हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की योजना चल रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? टोटल 75 हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में पहले ऑलरेडी साइबर पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और डेटा याद रखना है, उत्तर प्रदेश में मंडल कितनी है? 18। अब यहाँ पे कमेंट करके आपको ये बताना है कि सबसे लेटेस्ट मंडल कौन सा है। आगे चलते हैं, अगले करंट अफेयर पे। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। कहाँ पे? चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, डिफेंस कॉरिडोर क्या है? तो बहुत 2-3 साल पहले डिफेंस कॉरिडोर लॉन्च किए गए थे, एक उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए, एक तमिलनाडु में बनाने के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, उसके 6 नोड हैं। कितने? 6 नोड हैं, एक नोड उसमें चित्रकूट भी है। तो चित्रकूट में अब डिफेंस कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो गया है, ये आपको याद रखना है। 6 नोड कौन कौन से हैं? आगरा है, अलीगढ़ है, झांसी है, लखनऊ है, चित्रकूट है और कानपुर है। ठीक है, ये 6 नोड हैं। इन 6 नोड में से एक नोड पे और भी 2-3 नोडों पर काम चल रहा है, अब चित्रकूट में भी चालू हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब डिफेंस कॉरिडोर में क्या होगा? ड्रोन बनेंगे, टैंक बनेंगे, हेलीकॉप्टर बनेंगे, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? रोजगार डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी कभी कभी में थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए प्री के साथ साथ। ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ें हमें मेंस में भी यूज़ करनी होती हैं। आगे चलते हैं, यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क। तो देखिए, दर्शन पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में, इतना याद रखिए। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ पे है? प्रयागराज में है, भूलेंगे नहीं। दर्शन पार्क लखनऊ, वेस्ट टू वंडर पार्क प्रयागराज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो कुछ भी वेस्ट होगा उससे कुछ ऐसा पार्क बना देंगे जिससे लोग देखने आएंगे, टूरिज्म प्रमोट होगा। और वेस्ट से क्या होगा? हम वेल्थ जनरेट करेंगे। मतलब वेस्ट से हमने क्या किया? टूरिज्म प्रमोट किया, टूरिज्म से पैसा आया, पैसा क्या है? वेल्थ। तो हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? तो वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बन रहा है? प्रयागराज में बन रहा है। अब इसको महाकुंभ 2025 से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो महाकुंभ यूपी में होने वाला है 2025 में, उससे पहले से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है, अर्धकुंभ कब हुआ था? ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि महाकुंभ तो हर 12 साल बाद होता है, और उससे 6 साल पहले, मतलब 12 साल से बीच में 6 साल पहले अर्धकुंभ आयोजित होता है। तो 2025 में जब महाकुंभ हो रहा है, तो अर्धकुंभ कब होगा? आप बताइए कमेंट करके। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया जा रहा है। कौन बना रहा है? आईआईटी कानपुर बना रही है, याद रखना है। पहला हाइड्रोजन ईंधन इंजन आधारित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कानपुर की आईआईटी बना रही है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं, गोंडा में बनाया जा रहा है कछुआ संरक्षण रिजर्व। तो गोंडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टॉर्टोइज को कंजर्व करने के लिए रिजर्व बनाया जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है, गोंडा क्या नेपाल से टच होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री क्या नेपाल की बाउंड्री से टच होती है? ठीक है, अब ये बनाया कहाँ जा रहा है? ये कछुआ संरक्षण रिजर्व
इसका ये घाघरा नदी की सहायक सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। तो आपको याद रखना है सरयू नदी के किनारे, सरजू नहीं है सरयू है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद, मतलब एम्यूनिशन की बात हो रही है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल का सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? कानपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। और कौन बना रहा है? अडानी की कंपनी बना रही है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट आएगा और नौकरियों का मतलब सृजन होगा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब बनी है। कहाँ पे बनी है? नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। तो क्या है? डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब बनी है, भूलना नहीं है। इससे क्या होगा कि हम विदेशी ड्रोन हमारी जो टेरिटरी में घुसाते हैं, हमारी सीमा में, कैमरे फ़ोन वगैरह, इनसे जासूसी होती है, इन सबको कंट्रोल किया जा सकेगा और इनसे डेटा भी रिकवर किया जा सकेगा, ठीक है। तो पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ बनी है? नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब इस लैब से क्या होगा, देश की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं जैसे NIA है, रॉ है, CBI है और IB है, इन सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। तो कहाँ बनी है? नोएडा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बना है, मतलब उत्तर प्रदेश में छठवां रेल कोच रेस्टोरेंट बना है। तो इससे पहले 5 भी बन चुके हैं, तो उन 5 के नाम भी हमें पता होने चाहिए और छठवां बना है वो भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये आ गया कि यूपी में कहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट नहीं है, तो इसलिए हमें 6 के नाम पता होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से 6 हैं। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा, ठीक है। ये 6 हैं, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा। और अब कहाँ बन रहा है? प्रयागराज में। तो टोटल 6 हो गए। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखिए, कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जो आपको मैप से याद किए जा सकते हैं। जैसे आप यूपी का मैप बनाएंगे ऐसे करके, जो थोड़ा गंदा सा बन रहा है, ठीक है, ये बन गया यूपी का मैप। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अच्छा यहाँ लखनऊ है, यहाँ पे झांसी है यहाँ कहीं, ठीक है ना, यहाँ कहीं आगरा है। तो ऐसे मार्क कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो जब भी अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हो जाएं तो मैप बना के प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये जो रेल कोच रेस्टोरेंट है, यहाँ पे केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये लिखा जा सकता है कि यहाँ पे शाकाहारी भोजन मिलेगा केवल, तो सही बात है, सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। 56 लोग बैठ सकते हैं और 24 घंटे खुला रहेगा। क्लियर? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम, उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बाद में देखेंगे। अभी पहले आगे चलते हैं कि बेसिक चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो बेसिक करंट अफेयर इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आ गया। हाँ, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बन गया है। मतलब सबसे बड़ा लेबर मार्केट कौन है इंडिया में? तो उत्तर प्रदेश है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला, देश में का सर्वाधिक, मतलब अगर किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और सबसे ज़्यादा MSME कहाँ पे है? तो यूपी में। तो यूपी के 2 फैक्ट याद किए, सबसे बड़ा लेबर मार्केट यूपी है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं वहाँ पे। और MSME के नंबर भी याद रखते हैं, सबसे ज़्यादा MSME कहाँ पे है? यूपी में। और ये नंबर 96 लाख, मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं इन सारे फैक्ट को, तो याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल जितने मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं, तो यूपी का कितना योगदान है उसमें? तो 65% योगदान है, ठीक है। इंडिया में जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं, यूपी में उसके 65% होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। पहला फ्रीट विलेज कहाँ पे बना है भारत का? वाराणसी में, भूलना नहीं है। 100 एकड़ में है, ये भी याद रख सकते हैं। तो हमने 4 फैक्ट याद किए, लेबर मार्केट, एयरपोर्ट, MSME, मैन्युफैक्चरिंग से, मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में 65% यूपी का योगदान है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक सेफ सिटी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के 18 जो नगर निगम हैं उसमें गौतम बुद्ध को नगर को मिला के सर्वाधिक सेफ सिटी यूपी में हो गए हैं। क्लियर? आगे, कौशल विकास नीति, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी नहीं भूलना। फूड बास्केट के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मतलब दूध होता है, गन्ना कहाँ पे होता है, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल। तो इन सब के मामले में यूपी फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोबारा बोलता हूँ, फूड बास्केट के मामले में मतलब जो खाने से रिलेटेड चीज़ें उसमें अग्रणी कौन है? दूध में, गन्ना में, चीनी में, आलू में, आम में, आंवला में और एथेनॉल के प्रोडक्शन में। एथेनॉल का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस स्टेट में है? तो अपना उत्तर प्रदेश प्यारा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सड़क का नेटवर्क कहाँ पे? 4 लाख किलोमीटर का, ये भी उत्तर प्रदेश में। तो रेल और सड़क दोनों में आगे हैं। MSME में आगे है, दूध में आगे है, ठीक है ना।
एथेनॉल के प्रोडक्शन में आ गए हैं। तो एक बार दिमाग में फीड कर लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे मैं एक साथ बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको बोलने की आदत डेवलप करनी है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया गया। तो अगर मैं बात करता हूं कि एसोचैम ने बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट में का पदक किस स्टेट को दिया, वहां पे यूपी, राजस्थान, एमपी ये सब लिखा होगा, तो आपको क्या कहना है, यूपी को दिया, क्योंकि यूपी ने अभी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी भी पहली बार लागू की है और पहला स्टेट बना है लागू करने वाला। तो ऐसे भी याद रखना है आपको, ठीक है। और स्किल में ही उसको एसोचैम ने अवार्ड भी दे दिया। आगे चलते हैं। देखिए ये जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेटा प्री के लिए और मेंस के लिए। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर में कितना योगदान है, 23% के आसपास है। द्वितीयक सेक्टर में 29% के आसपास है। तृतीयक सेक्टर में 46% के आसपास है। इसको याद कैसे रखोगे, देखिए फर्स्ट डिजिट तो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो सेकंड डिजिट में एक ट्रिक छिपी हुई है। जैसे यहाँ 3 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो 3 के बाद 9, और यहाँ क्या लिखा है 6, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो आपके दिमाग में आ गया 3 के बाद 6 लिखा था नीचे और बीच में लिखा था 9। तो एटलीस्ट एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपके दिमाग में आ गया अच्छा द्वितीयक सेक्टर में 9 लिखा हुआ था, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। और सबसे बड़ा योगदान किसका है, तृतीयक सेक्टर का, भूलना नहीं है। और सेकंड नंबर पे द्वितीयक सेक्टर का, फर्स्ट पे प्राथमिक सेक्टर का, ठीक है। आगे चलते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तिरुपति बालाजी में जो लड्डू मिलते थे उसको जीआई टैग दिया गया था, अब किसको दिया गया, हनुमानगढ़ी के लड्डू को। तो मैं आपसे पूछता हूँ यूपी में टोटल कितने वो हो गए हैं जीआई टैग, 75, और यूपी की रैंक कितनी है, फर्स्ट। सेकेंड रैंक किसकी है, तमिलनाडु की, ठीक है। यही आपको मैंने बताया था तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किसको दिया, कहाँ पे दिया गया, वाराणसी में दिया गया है, ठीक है। तो इसी करंट अफेयर को आगे करते हैं कि हनुमानगढ़ी के लड्डू को क्या दिया गया है, जीआई टैग। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, यह टैग 22 जनवरी को हुई गई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पूर्व ही मिला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 22 जनवरी, क्यों, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जो मूर्ति का स्थापित किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। और कौन सी तारीख को हुई, 22 जनवरी को, भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। और हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं वो बेसन के लड्डू हैं, याद रखना, शुद्ध देसी घी के बने जाते हैं। अगर इन्हें पानी से बचा कर रखा जाएगा तो ये खराब नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले तिरुपति बालाजी के लड्डू को जीआई टैग मिला था, क्लियर। यहाँ पे ये लिखा है, ये गलत लिखा है, गलत नहीं, बहुत पहले बुक छपी होगी। अब टोटल यूपी में 75 जीआई टैग हो गए हैं और फर्स्ट नंबर पर है। आगे चलते हैं। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर है, वृंदावन के मथुरा में है, भूलना नहीं है, वृंदावन के मथुरा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, पहला महिलाओं के लिए केवल महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल बनाए, ठीक है। इससे पहले नहीं होते थे, केवल महिलाओं के लिए। यहाँ पे महिलाओं को इससे क्या होगा, समान अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में। पहले तो ईयर याद रखिए, ठीक है, 2020 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि 100 नए सैनिक स्कूल खोलने हैं और अब तक 42 खोले जा चुके हैं। और पहला बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन के मथुरा में, कई बार एग्जाम में अभी पूछा गया है रिसेंटली, जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो भूलना नहीं है। उसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। टोटल 42 खोले जा चुके हैं, उसमें एक ये भी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टोटल कितने खोले जाने थे, 100, ठीक है। आगे चलते हैं। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर बन गया है। तो अगर पूछा जाए डिजिटल ट्विन मैप किसने बनाया है, वाराणसी ने बनाया है, 3D टाइप का है, ठीक है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। इस मैप से क्या होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों की निगरानी रख पाएंगे, जैसे कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, उसकी निगरानी रख पाएंगे। कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई है तो उसकी निगरानी रख लेंगे, पेयजल की निगरानी रख लेंगे। तो 3D मैप से फ़ायदा होता है, ठीक है। और डिजिटल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और पहला कौन है, वाराणसी है। वाराणसी की तिरंगा बर्फी भी याद रखना, मैंने देखो पहले भी बताया था, बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे बना है, बीएचयू में बना है। इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है, बीएचयू में बना है, ह्यूमन डीएनए बैंक। तो देखिए अब मैं बीएचयू से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इस करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बीएचयू का पुराना नाम था सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये 1898 में किसने बनाई थी, एनी बेसेंट ने बनाई थी। बाद में इसको उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को सौंप दिया था और उन्होंने इसको 1916 में एज अ बीएचयू इस्टाब्लिश किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बचता है, अगर आप बनता है कि आपसे पूछा जाए कि
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? लॉर्ड हार्डिंग ने रखा। ये याद रखना, फाउंडेशन स्टोन पूछा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग, और अगर सिंपल पूछा जाए कि ये किसने बनाई थी बीएचयू, तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। ठीक है, अगर पूछा जाए सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो एनी बेसेंट ने 1898 में। क्लियर। अब चलते हैं इसी करंट अफेयर पे। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में बना है। ठीक है, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई डीएनए बैंक बनता है तो कोई भी महामारी आती है तो हमारे पास पहले से सबकी डिटेल होगी, तो हम बहुत इजीली इसका इलाज कर पाएंगे। क्योंकि कोविड के टाइम पे हमारे पास ये ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो कोविड बीमारी इसलिए भयावह बन गई थी, कोविड-19 बीमारी, तो इसलिए इसको बनाने की बात की गई है। एस्टोनिया में इसी तरह का डीएनए बैंक पहले से पूरी तरह से तैयार है, और वहाँ पे कम से कम क्या किया गया है, 2 यूरोपियन देश एस्टोनिया में वर्ष 2000 के दौरान जीनोम बैंक खुला था, वहाँ 2000 के आसपास खुल गया था, और इसमें 20% एस्टोनिया की आबादी का डेटा है। जब 20% आबादी का डेटा है तो उससे क्या होगा, कोई भी मरीज जब भी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके 20 साल की मेडिकल हिस्ट्री सामने निकल के आ जाएगी। तो इंडिया में भी ऐसी कोशिश की गई है। तो कहाँ बन रहा है? पहला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बन रहा है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं कि देखिए डीएनए क्या होता है। डीएनए शरीर की कोशिकाओं की ऐसा डेटा बैंक है या जीवन की ऐसी कुंजी है जिससे हमारे आनुवांशिक गुण स्टोर रहते हैं। मतलब हमारी जो भी आनुवांशिक गुण है वो डीएनए के अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोगों का डीएनए होता है 99.9% सेम होता है दुनिया के जितने भी लोग हैं दुनिया में, बट 0.1% अलग होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब कुछ यूपी के इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ बात करेंगे, सारे बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन पे। तो देखिए मंदिरों का संग्रहालय बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। कौन बना रहे हैं? रतन टाटा जी की फर्म बना रही है, और पैसा कहाँ से आ रहा है? उनके CSR फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। तो मंदिरों का म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। टाटा कंपनी बना रही है, याद रखना, CSR फंड से। आगे चलते हैं, दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे बना है? महाराजगंज में। महाराजगंज में। इससे पहले गोंडा में मैंने आपको बताया था टर्टल कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। ये क्या बन रहा है? वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है, और दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर सेंटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये कहाँ है? महाराजगंज में। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड किस स्टेट ने इशू किए हैं? तो उत्तर प्रदेश है। वैसे भी इसको याद क्या करना है, सबको ही याद रहता है, बेसिक करंट अफेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। अपराधों की रोकथाम के लिए कि बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? त्रिनेत्र। इससे पहले एक एप्लीकेशन पढ़ा था हमने प्रवीण, वो किसके लिए था? स्किल के लिए। त्रिनेत्र किसके लिए है? अपराधों की रोकथाम के लिए। ठीक है, किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन इशू किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने? तो बीपीएल परिवारों के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि क्रैश फायर टेंडर ये कौन बना रहा है? नोएडा की फर्म भारतीय MSME बना रही है, मैंने ऊपर भी आपको कराया था। आगे चलते हैं, मोटो GP इंडिया का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देते हैं। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, माँ पाटेश्वरी देवी के नाम पे एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो श्रावस्ती बलरामपुर में। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में पहले ही श्रावस्ती बलरामपुर के में एयरपोर्ट था जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? माँ पाटेश्वरी देवी। ठीक है, भूलना नहीं है, श्रावस्ती बलरामपुर के पास जो एयरपोर्ट है। अगला करंट अफेयर, अब पहला ग्लास स्काई ब्रिज उत्तर प्रदेश का कहाँ पर बना? तो चित्रकूट के तुलसी झरने पर। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, तुलसी झरना कहाँ पे है? चित्रकूट में है। ठीक है, मतलब तुलसी वाटरफॉल कहाँ है? चित्रकूट में। और यहाँ पे क्या बन रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज बन रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं कि नेत्रहीन छात्रों की मदद करने के लिए AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट किसने विकसित किया है? तो HBTU यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कानपुर में, उसने विकसित किया है नेत्रहीनों की मदद करने के लिए। क्या? स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है। ठीक है, अगले पे आते हैं, AK-203 क्या है? एक राइफल है, असॉल्ट राइफल, जो हम रसिया की मदद से बना रहे हैं और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पे कर रहे हैं? अमेठी के करेवा में कर रहे हैं, याद रखना, अमेठी के करेवा में। और कितनी बना रहे हैं? 2700 बना रहे हैं। और कौन सी फर्म बना रही है? इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस फर्म का नाम भी याद रखेंगे, कितनी बन रही है ये भी याद रखेंगे, और कहाँ पे बन रही है ये भी। क्लियर।
अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब बन रही है? ये मैंने ऊपर भी बताया था, नोएडा में। ठीक है। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो वो आगरा में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है इस घटनासार की सीरीज में, याद रखना। और ये करंट अफेयर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया गया है? तो कानपुर में। कानपुर में मैंने एम्यूनेशन के बारे में भी बताया कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनेशन फैक्ट्री बन रही है और बैटरी चालित टावर वैगन भी यहाँ पे बना है। ठीक है। आगे वेस्ट टू वंडर पार्क, ये नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ। दर्शन पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ है? प्रयागराज में। कछुआ संरक्षण केंद्र, ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, गोंडा में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मारुति सुजुकी ने पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया है। कहाँ पे? मारुति सुजुकी ने अयोध्या में बनाया है। ठीक है। और अयोध्या के अभी कौन से लड्डू हमने पढ़े थे? हनुमानगढ़ी के लड्डू, उनको भी जीआई टैग दिया गया। किसके बने होते हैं? बेसन के बने होते हैं। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण अभी बताया था कि कौशल प्रशिक्षण के लिए, इसके साथ ही त्रिनेत्र बताया था। त्रिनेत्र किसके लिए? अपराधों की रोकथाम के लिए। क्लियर। सूखे की निगरानी के लिए एक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है। तो सूखा कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में, वहीं स्थापित किया जाएगा। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बन रही है। उसका टेंडर किस कंपनी को दिया गया है? तो बेव्यू प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो नोएडा में जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है उसका प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया गया है? बेव्यू प्रोजेक्ट। बेव्यू प्रोजेक्ट कंपनी को दिया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले ये भी याद रखो, इंटरनेशनल फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा में बन रही है। क्लियर। अगला करंट अफेयर, देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी लखनऊ में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आया, मतलब कुछ परियोजना को लॉन्च किया गया, सॉरी। तो परियोजना कितने करोड़ की परियोजनाएं थी? 10 लाख करोड़ की परियोजनाएं थी। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी, ये याद रखना है। अगला कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है यहाँ मोदी जी ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो सबसे पहले कल्की धाम मंदिर कहाँ है? संभल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और उसका उद्घाटन किसने किया? हमारे मोदी जी ने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। आगे चलते हैं कि 3D शहर का डिजिटल स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप किसने बनाया? वाराणसी ने, मैंने अभी आपको बताया था। इससे क्या होगा कि हम निगरानी कर सकते हैं, एक बार मैप बन जाएगा तो 3D। ठीक है, तो वाराणसी ने। रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रामायण नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए, बहुत न्यूज़ में है। यहाँ पे मैंने 22 जनवरी डेट भी आपको याद कराई थी। कमेंट करके बताइए 22 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बता देता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? लखनऊ में। याद रखना, आर्मी का जो फेस्टिवल था वो लखनऊ में हुआ। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोइंग के कलबुर्जे। बोइंग एक क्या है? यूएसए की कंपनी है जो विमान वगैरह बनाती है और मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके कलपुर्जे बनाने के लिए इसने कहाँ पे अपना एक सेंटर खोला है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। यहीं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बोइंग ने स्किल प्रोवाइड करने के लिए एक सेंटर और खोला है, कहाँ खोला है? बेंगलोर में खोला है, याद रखना। ठीक है। और इसके रिलेटेड एक बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी मोदी जी ने लॉन्च किया था। क्या नाम था? बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। क्लियर। आगे चलते हैं। डीएनए बैंक कहाँ बना है? मानव निर्मित डीएनए बैंक मानव का। तो उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ है? बीएचयू बनारसी में। ठीक है, ये बीएचयू के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, सारा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन कौन से हैं? वाराणसी और प्रयागराज, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन है? वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट, मतलब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पे बना है? प्रयागराज में बना है। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे, हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू अयोध्या जीआई टैग 10 साल के लिए, 1999 का एक्ट है, डीपीआईआईटी के अंदर है, नहीं भूलोगे ना। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे कि पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ बना है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है और प्रथम भारत देश का पहला गौ सेंचुरी कहाँ पे बना है? तो मुजफ्फरनगर में बना है। गांव मत याद रखिए, ये याद रखिए बस, मुजफ्फरनगर में गौ सेंचुरी बना है। ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो 2 हस्तियों को सम्मानित किया गया, डॉक्टर रितु को, ये वैज्ञानिक हैं, और नवीन एंटरप्रेन्योर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2 लोगों को दिया गया, रितु और नवीन। कैसे याद रखोगे? ऋतु मतलब मौसम की बात हो रही है, तो ये हर मौसम में काम करती हैं, कभी थकती नहीं है, तो इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया, तो इसलिए इनको क्या सम्मान दिया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। ठीक है। अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, और नवीन का नाम भी याद रखेंगे। नवीन मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, तो इन्होंने कुछ ऐसा नया कर दिया जिसकी वजह से इनको सम्मान मिला। अगला करंट अफेयर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की घोषणा कहाँ पे बन रहा है? वाराणसी में। निफ्टम बोलते हैं, NIFTM।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ बन रहा है? यूपी में, वाराणसी। याद रखना, पूछा जा सकता है, 100% चांस है। क्लियर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2024-25 का, तो सर्वाधिक बजट किसको आवंटित किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र को, एजुकेशन के फील्ड को। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई नंबर हो तो नंबर याद करने का सिंपल तरीका मैंने बताया है कई बार, कि पहले आप देखिए कितनी डिजिट में है? 5 डिजिट में है। अब 1 2 3 4 से स्टार्ट करिए कि अच्छा इसमें 3 है, ओके 3 है, 4 नहीं है, अच्छा 5 है, फिर 6 है, अच्छा फिर 7 है और 0 है। तो आपको पता लग गया 3 5 6 7 इसमें डिजिट हैं। तो एग्जाम में अगर मान लो 4 लिखा होगा किसी डिजिट में, तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। तो ऐसे याद रखने होते हैं नंबर, ठीक है। तो कितना शिक्षा में आवंटित किया गया है? 676035 करोड़, और सबसे ज़्यादा है यूपी बजट के अकॉर्डिंग, और 2024-25 का बजट है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, जो आज का लास्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। तो वित्त मंत्री कौन है? सबसे पहले सुरेश खन्ना। इन्होंने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत किया। तो अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। तो कितने तक का बजट है ये याद रखना है, 736438। फिर सेम तरीका आपको अपनाना है कि 1 2 3 है, 4 नहीं, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, ठीक है, 3 यहाँ पे लिख देते हैं, 7 है, 8 है। तो आपको पता लग गया कि 3 4 6 7 8 है, और कोई नंबर ही नहीं है। तो और कोई नंबर अगर लिखा आएगा तो आपको इजीली एलिमिनेट कर दोगे। तो ये तरीका है नंबर याद करने का। और टोटल डिजिट कितनी है? ये 6। ऊपर कितनी थी? 5 थी, ये 6 है। तो बड़ा बजट है, इसलिए ज़्यादा डिजिट है। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के सारे करंट अफेयर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।